आज हमारा मेन टॉपिक है कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। एंड हम थोड़ा बहुत जीके के सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे टैकल करना है एंड क्या क्या पढ़ना जरूरी है। सो जय हिंद। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई होप आप लोगों ने ये जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत सेफली और अच्छे से मनाए होंगे। सो टॉकिंग अबाउट द जीके पोर्शन, अब क्या होता है ना कि जीके में करंट अफेयर्स भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड साइंस, सबका मिक्सचर आता है। 25 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, अगर हम एफकेट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी लेवल का भी नहीं पढ़ना है अगर हम एफकेट को टारगेट कर रहे हैं। एफकेट ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहां से वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ उन टॉपिक्स पे अपना फोकस रखना है, सब नहीं पढ़ना हमें। लाइक आई ऑलवेज से, अगर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना है तो स्मार्टली पढ़ाई करनी है, ठीक है। ईमानदारी से, मेहनत के साथ साथ स्मार्टली, ठीक है, कि एग्जाम में ना पूछ क्या रहा है। उससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप कम टाइम, कम एनर्जी आपकी इन्वेस्ट होगी, और जो बाकी की एनर्जी है वो आप किसी और चीज में लगा सकते हो, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड नॉट ओनली एफकेट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी का भी अगर कल को कोई एग्जाम दोगे तो उससे भी ये उधर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड यू विल गेट, मतलब इसके बाद, इस क्लास के बाद ना आपको टेंशन नहीं होगी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कुछ और पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। ये इसमें ही आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला एक लौता, मतलब एक पहला स्टेप था जो लोगों ने लिया था अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में, ठीक है। जो मतलब कि सिपॉइज की, जब सिपॉय ने विद्रोह करना शुरू किया था, ठीक है, कुछ बटालियंस थी, उन्होंने विद्रॉ करना शुरू किया था। एंड किस लिए किया था वो हम आगे जानेंगे, चलो। अभी क्या था कि ना कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 इग्नाइट हुआ था बहुत ज्यादा। तो अगर हम वो कुछ पॉलिटिकल कॉजेस देखें तो सबसे पहला था ब्रिटिश पॉलिसीज, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने शुरू करी थी, जिसका नाम था, इसका नाम था जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर हम बताएं तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि जो सिपॉइज हैं, बंगाल के जो सिपॉइज हैं, वो लोग ना बाहर जाए, इंडिया से बाहर जाए लड़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में ना उस टाइम पे ये माना जाता था कि अगर आप ओवरसीज जा रहे हो, अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, तो मतलब आपने अपना धर्म चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से उन लोगों ने बहुत ज्यादा, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे उसके खिलाफ है, हम लोग ये चीज तो नहीं करेंगे, हम ओवरसीज जाके लड़ाई नहीं करेंगे। आप हमसे इधर लड़वा लो जितना भी लड़वाना है, पर नहीं, वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या हुआ कि जब लॉर्ड कनिंग ने एक लॉ पास किया जिसका जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जब ये एक्ट उन्होंने पास करा तो यहां से सबसे पहली बार उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू करा। और ये एक्ट कब, ये लॉ जो है वो 1856 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1856 में। अब फिर दूसरा क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि शुरू करा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत सारे, कोई भी एग्जाम उठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू किया था और किसने शुरू किया था। तो इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डेलहाउस, ठीक है, इन 1848, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था
इसके अकॉर्डिंग डेल हाउस ने ये कहा था कि अब जैसे क्या होता है कि कोई राजा है, उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है ना, और उसने बच्चा अडॉप्ट कर लिया। तो टेक्निकली अब क्या है कि अब उसका तो भले अडॉप्टेड बच्चा है, लेकिन कल को अगर राजा अपनी जो थ्रोन है उसको छोड़ता है, तो किसके पास जाएगा? उसके बच्चे के पास जाएगा। ठीक है, चाहे वो उसका नेचुरल हायर हो या ना हो। लेकिन डेल हाउस ने इस चीज को खारिज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर राजा के पास उसका खुद का नेचुरल हायर है, ठीक है, खुद का बच्चा है, खुद का वारिस है, तो ही जो गद्दी है, जो थ्रोन है, वो उस बच्चे के पास जाएगा। नहीं तो वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास। किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास। ठीक है। अब ये जो चीज थी ये किसी को पसंद नहीं आई। ठीक है, मतलब इस चीज पे तो बहुत ज्यादा एकदम अग्रेशन हो गया कि नहीं भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे आप रूल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम्स आना शुरू। एंड अब क्या हुआ कि आगे हम देखेंगे कि अक्वायर्ड प्लेसेस, अब जब उन्होंने ये लॉ पास करा, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, तो उन्होंने कुछ प्लेसेस भी अक्वायर कर लिए, जिसमें सबसे पहली प्लेस थी सतारा। ठीक है, जो कि उन्होंने कब करी थी? 1848 में सबसे पहली कोई जो सतारा के जो रूलर थे, उनका नेचुरल हायर नहीं था, तो सबसे पहले उन्होंने इधर से गद्दी छीन ली। ठीक है, उसके बाद संबलपुर और जैतपुर से छीनी, और फिर झांसी से छीन ली। तो बाकी के दो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पहला वाला जो है ना, सतारा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना कि कभी कभी एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेता है कि सबसे पहली अक्वायर्ड प्लेसेस कौन सी थी आफ्टर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉ वाज पास्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब क्या होता है, एक और चीज, जो इमीडिएट कॉजेस थे, अगर हम उनकी बात करें, तो क्या होता है ना कि ये जो सिपॉइस थे, वो जो राइफल यूज करते थे ना, तो उनके जो कार्ट्रिज थे ना, अब इन लोगों ने क्या किया, उन कार्ट्रिजेस को उन्होंने एक तो गाय के मीट से, और उसको मतलब ग्रीस करा, और ग्रीस किससे करा? पोक से और बीफ से, मतलब गाय के मीट से, और वो जो पिग होता है उसके मीट से। अब क्या है, गाय जो है वो सेक्रेड है अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। ठीक है, और जो पिग का मांस होता है उसको हराम माना जाता है इन मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यूनाइट होके, हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होके विद्रॉ करने लगे कि नहीं, आप हमारा जो है, आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि, तो ये चीज हुई, है ना। फिर सबसे पहली बारी जो मंगल पांडे थे, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई इसके अगेंस्ट। ठीक है, एंड वहां से उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने उनको मारा। ठीक है, एक मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले एक उसको ऑफिसर को मारा, जिसकी वजह से ये वहां से विद्रोह और ज्यादा एस्केलेट हो गया। ठीक है, अब जब उन्होंने ऑफिसर को मारा, तो अब उसकी उनको कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। तो 8 अप्रैल को उनको फांसी चढ़ा दी गई। अब 8 अप्रैल को उनको फांसी चढ़ा दी गई। उसके बाद क्या होता है कि जब 10 मई 1857 को एक्चुअल रिवॉल्ट स्टार्टेड, जब इसके अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल, थर्ड नेटिव कैवलरी ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज दोज ग्रीस कार्टेजेस। ठीक है, इसके अलावा 2 फरवरी को 19th नेटिव इन्फेंट्री ने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं यूज करेंगे इन एनफील्ड राइफल को, जिनके कार्ट्रिजेस जो हैं वो ग्रीस्ड हैं, किससे? पोक से और बीफ से। तो फाइनली 10 मई 1857, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दिन जो है, हमारा जो रिवॉल्ट है वो एस्केलेट हो जाता है लार्ज स्केल पे। एंड इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से। अब क्या होता है ना कि अब लीडर्स आना शुरू होते हैं।
ठीक है, अलग अलग जगह से। तो अगर हम बात करेंगे दिल्ली से, जो थे जनरल खान, ठीक है, और बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर टू, ये दिल्ली से आते हैं इस चीज का विद्रॉ करने के लिए। उसके बाद इस रिवॉल्ट में लखनऊ से पार्टिसिपेट करते हैं बेगम हजरत महल, ठीक है। कानपुर से ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। कान इसमें मैंने मेनली और भी जगह से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से आए थे, बट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिस्ट डाउन करे हैं, ठीक है। कानपुर से आए थे नाना साहेब एंड तांते तोपे। तांते तोपे बेसिकली ग्वालियर से आए थे, ठीक है, बट उसे आप कानपुर में इंक्लूड कर सकते हो, स्पेसिफिकली कोई ग्वालियर से पूछता नहीं है, बट आप याद रख सकते हो। बिहार से आए थे कुंवर सिंह। झांसी से हम सबको पता है कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था, क्या पता है बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का, किसी को? रानी लक्ष्मीबाई का चाइल्डहुड नेम था मनी करने का। क्या था? मनी करने का। ये चाइल्डहुड नेम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। यस, वेरी गुड। क्या था? मनी करने का। उसके बाद बरेली से आए थे हमारे खान बहादुर खान, और इलाहाबाद से आए थे शाह मल, ठीक है। अब लीडर्स आए हैं, अब अगर मान लो कि हमारे तरफ से कोई लड़ने जाएगा तो ब्रिटिश के तरफ से भी तो कोई उन्हें सप्रेस करने के लिए आएगा, दबाने के लिए कोई तो आएगा ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। तो दिल्ली से बख्त खान और बहादुर शाह जफर टू को सप्रेस करने आए थे जॉन निकलसन। लखनऊ से महल को सप्रेस करने के लिए आए थे हेनरी लॉरेंस। कानपुर और बिहार के लीडर्स को सप्रेस करने के लिए आए थे कॉलिन कैंपवेल। एंड झांसी की जो रानी है हमारी, उनको सप्रेस करने आए थे यूज रोज। एंड बरेली से जो हमारे लीडर थे खान बहादुर खां, उनको सप्रेस करने आए थे जेम्स आउटरेम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों शुरू हुआ था, ठीक है, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड उनको सप्रेस किसने किया ब्रिटिश की तरफ से। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, मतलब वो इंडिपेंडेंस हमें दिला नहीं पाया। उसका रीजन क्या था? सबसे पहला उसका रीजन था लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। मतलब कि सिर्फ सिपाही जो लोग थे ना, जो सिपाहीज थे, सिर्फ उन्होंने ही इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। जो अपर क्लासेस थी या फिर जो जमींदार थे, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। अब क्या था ना कि जैसे अभी तुमने देखा कि दिल्ली से कोई और लड़ने आया है, लखनऊ से कोई और, ठीक है, कानपुर से कोई और, इलाहाबाद से कोई और ही आ रहा है। तो मतलब हर जगह से अलग अलग लीडर्स अलग अलग उससे लड़ने आए थे। ये लोग एकजुट नहीं थे, ये लोग कोऑर्डिनेट करके मतलब एक मुट्ठी बन के लड़ने नहीं गए थे, ठीक है। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, ऊपर से इनका कोई एक लीडर था ही नहीं, ठीक है। लीडरशिप की, रोड मैप की कमी थी कि कैसे करना है। सब अपने 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 आइडियाज बना रहे हैं, अपने अपने उनके मोटिव्स हैं, उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे ये लोग लड़ रहे हैं, यू नो एक था इनका जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। एंड तीसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। कुछ क्लैरिटी ही नहीं थी इनकी, सबके मतलब अलग अलग यू नो परसेप्शंस थे उस वॉर को लेके, उस म्यूटनी को लेके, उस रिवॉल्ट को लेके। कोई एक एक माइंडसेट नहीं था, जिसकी वजह से ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, ठीक है। अब कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने बोला था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड हेनरी लॉरेंस ने इसको बोला था सिपॉय म्यूटिनी। एट टाइम्स पूछ लेता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं लिख देती हूँ एक बार ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको, अगर इफ इन केस पूछ ले तो
वीडी, सावरकर ने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड हेनरी लॉरेंस ने बोला था सिपोय म्यूटनी। मतलब एट टाइम्स पूछ लेता है कि सिपोय म्यूटनी किसने कहा था, ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या कमेंट किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। तो आप इसे लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इतना ही था। इतना ही आपके एसएससी और एफकेट के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा आपने इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जितना आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। आपने सब पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। लाइक आई सेड, लीडर्स याद रखने हैं, ठीक है। सप्रेसर्स एफकेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, लाइक 10 मई 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है। देन ये जो कॉज है ये इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट कॉज। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला जो लॉ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार आ जाता है पेपर में। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ इतना ही है, यही पॉइंट्स हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बेसिकली मेरा आज ये क्लास लेने का मोटिव ये था, थोड़ा बहुत आपको एनलाइटन करना रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, एंड मेनली आप लोगों के डाउट्स लेना, अबाउट जीके, कि जीके में आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या, कहाँ पे आप स्टक करते हो, कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि हम अपनी तरफ से आपके हेल्प के लिए मतलब कुछ कुछ कौन से एक्शंस हम लोग लें जिससे आपको हेल्प हो सके। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप हमें बता दो, ठीक है। वील ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू। बेसिकली जितना मैंने बताया कि जीके में आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। 25, अगर आप एफकेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो 25 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो चीजें हम आपको कंटेंट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, आप आराम से एफर्टलेसली, यू नो 18 से 20 क्वेश्चंस आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब पहली पहली बार ऐसे जाते हैं ना, जब क्लूलेस होते हैं, हम सब पढ़ने लग जाते हैं कि सब पढ़ लेते हैं, सारा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सारा पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, सारा करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, पर पेपर में देखते हैं कि पेपर में तो अरे जो हम पढ़ के गए थे वो, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता ना कि एग्जाम में ना पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। एक मिनट, आपके डाउट्स हैं। डिसाइड नहीं कर पाते किस सब्जेक्ट को कितना एफर्ट्स देना है जीके के लिए। यार देखो, मैं आपको बताऊं ना, करंट अफेयर सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्टैटिक। तो आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स पे ज्यादा, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। आपकी जो एयरफोर्स से रिलेटेड स्टैटिक चीजें हैं वो पढ़ो। अब पता है क्या होता है, चलो मैं आपका पहले ये वाला डाउट लेती हूँ कि हमें समझ नहीं आता ये हम कौन सा कितना पढ़ना है, ठीक है। आप ये ब्रेक डाउन कर लो, आपको 6 से 7 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से ही मिल जाएंगे। तो आपका मेन फोकस करंट अफेयर्स होनी चाहिए। और जो स्टैटिक चीजें भी आती है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आती हैं, जेन्युइनली टेलिंग, ठीक है। वो अगर करंट में मान लो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो स्टैटिक भी कॉमनवेल्थ गेम से ही पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुए थे। सबसे पहली बार 1930 में शुरू हुए थे। कहाँ शुरू हुए थे? कनाडा में शुरू हुए थे। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेगा। हमें लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, नहीं। वो आपकी जो करंट जो हैपनिंग्स हो रही है ना, वहीं से क्वेश्चन उठाता है, एंड हम वो पकड़ नहीं पाते, पता प्रॉब्लम ही होती है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स। जो भी करंट में चल रहा है उसको पढ़ो, ठीक है। अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं डिफेंस की, ऑब्वियसली हम आपको कराएंगे ही। उनको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको, उनको अच्छे से रट लो, दिमाग में बिठा लो,
ठीक है, या कॉपी में लिख के याद कर लो। और उसी से रिलेटेड आपने स्टैटिक चीजें भी पढ़नी है। ठीक है, कोई भी अवार्ड मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी को बुक में किसी को किसी की किताब के लिए प्राइज मिला है। ठीक है, तो आपने वो देखना है कि पहली बार किसको ये प्राइज मिला था, वो फर्स्ट, करंट और फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा हिस्ट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में बेसिकली जो हम आपको कराएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आपको उससे ज्यादा बाहर के कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए हम पर रिलाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस, तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो आपको इतना दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, साइंस के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो साइंस में आपको उतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है तो भी आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ 10th क्लास तक ही साइंस आती है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, पता है। हम लोग जीके को इतना स्ट्रेस कर लेते हैं अपने दिमाग में कि भगवान जाने क्या आएगा क्या आएगा, कि हम पहले ही फोबिया बना के जा रहे होते हैं। और एक्चुअली बताऊं तो जीके इतनी इजी आती है कि, लेकिन हमारा डर इतना हमें रोक देता है कि हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो जीके का उतना टेंशन मत लो, किसको कितना अटेंशन देना है, क्या करना है। मैं एक चीज बोल रही हूँ, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम आपको कवर करवा ही देंगे, और पीडीएफ भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा क्या था, मैम मैंने कभी एफकेट का सिलेबस नहीं देखा, बट मैंने पहले एनडीए रिटर्न क्लियर किया था मैम। हाँ, तो इतना इशू नहीं होगा अगर आपने एनडीए, पर देखो, एनडीए का जो गैट पोर्शन है, ठीक है, जो जीएडी पोर्शन है, उसमें और एफकेट के जो जीके पोर्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यार एनडीए मैंने भी क्लियर करा है, लेकिन जब मैंने पहली बार एफकेट की जीके देखी थी तो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि पता नहीं क्या दे दिया है। बिकॉज दोनों का, देखो, उसको यूपीएससी बना रहा है, एफकेट को सीडेक बनाता है। ठीक है, तो दोनों एग्जामिनर का माइंडसेट डिफरेंट है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने एनडीए क्लियर करा है तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो एंड जस्ट अपना करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करो, लाइक आई सेड, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा फ्री क्लासेस में कवर करवाओगे आप? हाँ यार, जैसे अभी मैंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको बताया, दिस वाज इतना ही है। इसका इसका कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो। चाहे एसएससी का पेपर ले लो, चाहे एफकेट का पेपर ले लो, ठीक है, इसमें कुछ हिडन नहीं है। तो हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे फ्री में, आपको पीडीएफ एंड क्या नाम है, इस तरीके से जो भी है पढ़ाएंगे। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज डिफरेंट, वो तो हम आपको फ्री क्लासेस में नहीं कवर कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, क्रिस्प में हम आपको सारी चीजें कवर करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट? कुछ भी, जीके के बिना भी अगर कोई डाउट है, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड डाउट है, वो भी पूछ सकते हो आज आप। एफकेट में किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, किसी भी टॉपिक रिलेटेड, वो एलिजिबिलिटी वाला मैं आपको बता दूंगी पर्सनली, टेंशन मत लो उसका। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यार जीके के लिए ना, जो हमने आपको प्लानर भेजा है, अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमने टॉपिक्स भेजे हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वहां से देख सकते हो। एंड इवेंचुअली भी उसकी डेट के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजना शुरू कर दूंगी, तो उसका टेंशन मत लो। वो तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है चीजें हमारे एंड से। ठीक है, हमने वो ऑलरेडी उसमें एफकैट प्लानर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बीट रिलेटेड टू मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, सबसे रिलेटेड लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपके पास कंटेंट सारा, एंड तक आपके पास सारा कंटेंट आ जाएगा।
आपने बस क्या करना है, जैसे जैसे अभी जैसे मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई कि वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, है ना। फिर फिर उसके बाद इंग्लिश शुरू हो जाएगा, रीजनिंग शुरू हो जाएगा, जीके भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब आप साथ ही साथ क्लासेस लेते रहोगे ना, तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा आपके लिए, फिर आप चिल रहोगे बिल्कुल। आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो। हिस्ट्री का हिस्ट्री का थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जियो और पॉलिटी के मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता। सीडीएस का अभी जीके का बैच हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, इंग्लिश का हमने कर दिया है, ठीक है। इवेंचुअली हम जीके का बैच अभी तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं, बट हाँ फ्यूचर में कर देंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई भी डिफिकल्टी है, तो यू कैन काउंट ऑन अस, ठीक है। हम हम इतना आपको कर देंगे कि आपको कभी इंग्लिश से तो फियर नहीं रहेगा। मैथ्स मैथ्स तो हम करवा ही रहे हैं ना, आपको मानसी मैम करवा ही रही है मैथ्स तो। उतना ही है आपको, हाँ उसके लिए आपको एडवांस और रहेगा ना। अरिथमेटिक अभी यहीं से करो, अगर आपने एडवांस भी पढ़ना है तो हम उसका भी प्लान करेंगे, बट आफ्टर एफ कैट। इसके अलावा कुछ यार लाइक आई ऑलवेज से, कोई भी एग्जाम ले लो, सीडीएस ले लो, एफकेट ले लो, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो। हमने अपनी इनिशियल क्लासेस में ही आपको बताया था, आपके लिए हर एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। बस आपने उस एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है कि वो कहाँ से पेपर बना रहा है, कौन से टॉपिक से बना रहा है। अगर वो पकड़ लिया तो देन तो बहुत इजी है आपके लिए पेपर क्लियर करना। एंड जियो वगैरह जैसे आप पूछ रहे थे ना, जियो में बेसिकली ज्योग्राफी में वो क्या पूछता है, ज्यादा डीप में नहीं जाता। मतलब आप अगर ये सोचो कि यूपीएससी लेवल की चीजें पूछेगा, नहीं उतना नहीं पूछता, बहुत बेसिक चीज है। कुछ जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, फोक डांसेस हो गए, उसके अलावा जो रिसोर्स सेंटर्स है हमारे इंडिया में, ठीक है, शुगर केन से रिलेटेड, टोबैको से रिलेटेड, वो रिसर्च सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिवर्स के वगैरह, रिवर्स रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ सकता है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़नी है, इसके बाहर से वो ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। मतलब आपको मेजोरिटी पोर्शन लाइक आई एम सेइंग कि आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये जो है, और जियो जियो में भी ये जो मैं आपको स्टैटिक चीजें बता रही हूँ यही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो। इसी से आपका मोर देन 70% आपका पेपर हो जाएगा। तो आपने प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है, सब नहीं लेके बैठना, ठीक है। और अगर पॉलिटी की भी मैं बात करूँ ना, तो उस पर भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, वो बहुत बेसिक चीजें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ठीक है, 42nd, 44th, 61st, ठीक है, ये उसका इम्पोर्टेंट रहता है। थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में हो गया। उसके अलावा जो आपकी पंचायत वगैरह है, ठीक है, गवर्नर वगैरह है, उसके बारे में यही है इम्पोर्टेंट। इससे ज्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत आप आर्टिकल्स को देख सकते हो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वही पूछते हैं। जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट का बताऊं, तो प्रेसिडेंट में उसका जो इम्पीचमेंट वाला है वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल वाला जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इमरजेंसी वाले जो प्रोविजंस हैं, उसके जो आर्टिकल्स हैं 3, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो वो आपने वो देखना है, ठीक है। वो सारी वैसे हम कवर करवाएंगे धीरे धीरे, पर हाँ वही सब इम्पोर्टेंट है। मतलब सारी पॉलिटी नहीं पढ़नी है आपने,
वन से लेके पूरा एंड तक आप पढ़ रहे हो, नहीं वो नहीं करना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें उठा लो बस। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछ लो। यही है, कुछ और हमें सजेशंस देना चाह रहे हो वो भी दे दो। हर बारी नहीं होगी ये क्लासेस। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग भी होगा आपका। टेंशन क्यों ले रहे हो? रीजनिंग की भी आपकी जैसे ही मैथ्स की क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना आपकी, आपका रीजनिंग पोर्शन शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यार, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन हमने फिर भी उसको प्लानर में दिया हुआ है। आप खोल के देखो एक बारी। रीजनिंग बहुत सिंपल है, पता है। उसमें कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मानसी मैम वैसे भी क्लियर कर ही देंगी। ठीक है। उसके बाद बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, उतना आपने आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। बहुत स्कोरिंग है रीजनिंग। बहुत इजी है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी उसमें तो। और कुछ इसके अलावा? जल्दी जल्दी बताओ। कुछ सजेशंस आप हमें देना चाहते हो? कुछ फीडबैक्स? कुछ भी? कोई सजेशंस नहीं है? इसके अलावा और कोई डाउट है? नहीं? चलो ठीक है, मैं ये ना आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इसको रिवाइज कर लेना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये अपने दिमाग में रखना। इनको मत भूलना। ठीक है। एंड ये जो पॉलिसीज वगैरह मैंने आपको बताई हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इसीलिए बस लीडर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। अक्वायर्ड प्लेसेस में मैंने आपको बताया, भले ही बाकी दो भूल जाओ लेकिन सतारा याद रखना कि 1848 में ली थी। ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कल या देखते हैं जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, वो हम आपकी एक बारी ना जियोग्राफी से रिलेटेड कर लेंगे, कि उसमें ग्रासलैंड्स वगैरह जो हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं एंड डिजर्ट्स हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, हम एक बारी उनको पढ़ लेंगे। एंड उसकी भी वो, उसमें उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। जियोग्राफी वैसे बहुत छोटा सा है। इट विल टेक अस ओनली 5 to 6 क्लासेस और आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा आपने बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। सिलेबस तो आपका, देखो हमने वैसे आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, आपको रिवीजन का भी इनफ टाइम मिलेगा। ठीक है। हम अभी क्लासेस इतना फ्रीक्वेंटली इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक तो सबसे पहला रीजन, आपकी तरफ से बहुत कम फीडबैक्स हमें मिलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहा करो। हम जब पूछते हैं तो मैं बता दिया करो, आधी से ज्यादा बार तो मैं पूछती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज ही नहीं आते। पहला रीजन ये है। एंड दूसरा रीजन ये है कि बिकॉज बैक एंड पे हम लोगों का काफी चीजें चल रहा है। वी हैव आवर एग्जाम्स ऑल्सो। तो अभी ये वाला और नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना फ्रीक्वेंट हो सकता है उतनी क्लासेस लेके आए। बाकी दिसंबर के बाद से तो आपका पूरा एकदम मतलब भयंकर वाला ग्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपका एग्जाम वगैरह का सिलेबस वगैरह आराम से, जिस तरीके से हमने डिजाइन कराया प्लानर से, टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा। और आपको रिवीजन का भी इनफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है। बस आपने क्या करना है कि टाइम टू टाइम, हम अगर आपको बोल रहे हैं कि ये चीज आपने पढ़नी है आज, तो आज ही पढ़नी है। रिवीजन करने के लिए अगर हम आपको बोल रहे हैं तो वो आपने आज ही करना है।
अगर आप हमारी जो जो चीजें हम आपको एडवाइजेस हम आपको दे रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ट्रस्ट मी। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है। जय हिंद गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। ऑल ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।